हेलो, ये है आपका टीजीटी नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम जो कि 2014 में हुआ था। टीजीटी नेचुरल साइंस, ठीक है। ये एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर 2014 में। आज हम इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ साइंस सेक्शन के। एंड साइंस में भी आपके इसमें 3 पार्ट आते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। केमिस्ट्री के जो मैंने एनालाइज़ किया है 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तो हम उन 20 में से 10 क्वेश्चंस को आज पहले फर्स्ट वीडियो में करेंगे, देन आफ्टर 10 क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप इन 10 क्वेश्चंस का। आज हम ये 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं 121 क्वेश्चन से। आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या लिखा है। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, ये दे रखी है आपको। बस आपको ये पूछा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फर्स्ट शेल में है, उसको सेकंड शेल में जाने के लिए कितनी एनर्जी उसे देनी पड़ेगी। तो मैं इसका आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। देखिए, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है ताकि आप अच्छे से इसको नोट भी कर लें, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। तो हमारे पास एनर्जी गैप निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। इनिशियल हमेशा आगे आएगा। तो आपको RH यानी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये वाली होती है 2.18 इंटू 10⁻18। अब इनिशियली वो कहाँ पर है, फर्स्ट शेल में, यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर। सेकंड शेल में उसे जाना है यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3/4 आएगा। जब आप इसको कट कर देंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। पर ध्यान रखिएगा ये एक एटम का है, वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है 1 मोल के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 1 मोल की बात की गई है। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9.8 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन 9.8 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, ये 1 मोल का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप ध्यान से। इसमें बोला है 2NO + O2 गिव्स 2NO, ठीक है। ध्यान रखना सब गैसियस फेज में है ये तीनों के तीनों। आगे आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम इज सडनली रिड्यूस टू हाफ। कहीं पर वॉल्यूम, एक कंटेनर में गैस थी, ठीक है, उसके वॉल्यूम को कम किया गया है, यानी कि इस गैस को कम वॉल्यूम में रख दिया गया है। तो आप जानते हैं अगर गैस बड़े वॉल्यूम में है तो प्रेशर दीवार पर यानी कि वॉल्स पर क्या लगाएगी, कम। अगर वो कम वॉल्यूम में होगी तो वो प्रेशर क्या लगाएगी, ज़्यादा, यानी प्रेशर बढ़ जाता है। वॉल्यूम कम, जितना कम होगा प्रेशर उतना उसका डबल। वॉल्यूम हाफ हुआ है तो प्रेशर डबल हो जाएगा। साथ में ये पूछा है कि आपको इन चारों ऑप्शंस में से पूछा है कि क्या होगा। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन करके बताती हूँ। देखिएगा, आपको ये इक्वेशन दी हुई थी और आप रेट कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि रेट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन फर्स्ट है और विद रिस्पेक्ट टू NO सेकंड है। आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम को हाफ किया है तो ऑब्वियसली प्रेशर डबल हो जाएगा। तो अब हमारा इसका प्रेशर डबल, यहाँ पे भी प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल। तो ये 2 हम आगे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हम आगे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 2 और 4 को आगे लिख दें तो ये जो आपको पीछे वाला फैक्टर है ये R ही है, यानी 2 इंटू 4 इंटू में R, यानी न्यू रेट 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर D। तो आप इसमें पढ़िए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 8 टाइम्स था ना, तो 4 टाइम्स लिखा है, 1/4, 1/8 या 8, तो इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर 212 का ऑप्शन नंबर A एंड 222 का 122 का क्या है, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें लिखा है एक आयनिक कंपाउंड है, राइट, आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर बोला है कि जो एटम Y है वो CCP में है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और X का है 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड। ध्यान रखना किसी चीज़ में अगर 100 एटम है तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 100 होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड 200 होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किसी में अगर N एटम होंगे टोटल तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 10
N होंगे और टेट्राहाइड्रल 2N होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, CCPY है और जो X है वो टेट्राहाइड्रल वॉइड के सब में नहीं है, 2/3 टेट्राहाइड्रल वॉइड में है। तो CCP को अगर हम N मान ले तो टेट्राहाइड्रल वॉइड क्या होता है 2N। अब उसका भी 2/3 करेंगे तो ये 4N/3 आ गया और यहाँ पर N से N कट, तो 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये 4:3। तो हमारा X4 Y3 इसका आंसर होगा। एंड ऑप्शन नंबर इज ऑप्शन नंबर X हमारा था 4 Y3, यानी कि C ऑप्शन इज करेक्ट। हमने 1 2 3 क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। कार्बन इज, पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे। कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 sp3, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इधर वाला sp, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। उसके बाद बोला है द साइज sp3, ध्यान रखिएगा sp छोटे साइज़ का होता है, sp2 थोड़ा सा बड़ा होता है और sp3 काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा। तो बोला sp3 का साइज़ छोटा होता है sp से, तो वो आप देख सकते हैं sp से तो साइज़ बड़ा है, तो यानी यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। बाकी आप सब भी कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, आप पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं, ये बिल्कुल अब हम करेंगे 125 क्वेश्चन, 125, राइट, 125। अब इसमें देख लीजिए, इसमें बोला है कार्बोक्सिलिक एसिड का इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा एसिडिटी का। तो ये क्या है, बेंजोइक एसिड। इसका मतलब कि बेंजीन पे COH और एक बार NO2 ऑर्थो पे है, एक बार मेटा और एक बार पैरा, इन चारों ऑप्शन में से बता। अब देखिए, जब भी बेंजीन पर COH लगाओ, उससे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो उसकी एसिडिटी बढ़ती है, क्योंकि H निकलने की कैपेसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये H निकलने के चांस मुश्किल हो जाते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इन दोनों में से बेंजोइक एसिड और जब उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, दिस वन। तो ये हमारा क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक। अब आइए देखते हैं इफ़ेक्ट्स। अब देखिए, ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट हो जाता है, किलेशन। और ये पैरा वाला क्या होता है, लेस एसिडिक, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो अब ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, पैरा वाला कम, मेटा और बेंजोइक में ऑब्वियसली मेटा वाला होगा क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप तो है एटलीस्ट। तो ये हमारा ऑर्डर होगा एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑर्डर क्या था हमारा, सबसे ज़्यादा ऑर्थो वाला यानी कि 2, उससे बाद P, तो हमारा सेकंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ एंड फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब 126 क्वेश्चन, इसमें बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स, कौन ज़्यादा अच्छा फ्री रेडिकल है। आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब ऑप्शंस देखिए, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। देखिए, आप ना ध्यान रखना 3 डिग्री वाला, क्योंकि 3 तरफ से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, सबसे पहली बात। और बेंजीन आ जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वह रेजोनेंस हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। जितनी ज़्यादा रिंग उतना ज़्यादा रेजोनेंस, उतनी स्टेबिलिटी। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर कम 3 वाला, उससे कम 2, क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है इस पर। सबसे पहले बेंजीन 3 तरफ से, बेंजीन 2 तरफ से, ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। और कोई भी ऑप्शन ऐसा सूट नहीं हो रहा है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला है 127 क्वेश्चन में एक मेटल है +4 स्टेट में, एक +2 स्टेट में है, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब मेटल अपनी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, वो एनायन को खींचता है, जैसे Cl हो गया तो वो कोवलेंट हो जाएगा। कोवलेंट चीज़ें किस में घुलती हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ना कि पानी में। तो जो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम है तो आयनिक होगा। आयनिक चीज़ों के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, वोलेटाइल नहीं हो पाते, वो ऑर्गेनिक चीज़ों में कम घुलते हैं, और हाइड्रोलिसिस भी क्या होगी इनकी, लेस, वो जल्दी से हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। अब इसमें आपको ऑप्शंस देखिए, MCl इज़ मोर इजीली हाइड्रोलाइज, तो नो। MCl ज़्यादा वोलेटाइल है, नहीं, वो तो कम वोलेटाइल होते हैं। ये ज़्यादा सोल्यूबल है इथेनॉल में, नहीं। और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, येस, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।
128 जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी इसके बारे में। मैं आपके पहले नीचे वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मुझे शॉर्ट रखनी है, ठीक है, आपके लिए। तो हम पहले ये करेंगे। इसमें पूछा कौन से ऐसे बॉन्ड हैं जो कि इक्वल नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले ये BF4- दिख रहा होगा आपको, राइट। उसके बाद ये इन सब के बॉन्ड देखो सारे ये इक्विवेलेंट है, तो ये सब बराबर है। SF4 में ये वाले एक्सियल बॉन्ड, ये इक्वेटोरियल, एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल छोटे, तो ये अनइक्वल बॉन्ड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर C पे जाएंगे। 130 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसमें बोला कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑर्थो मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर नहीं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैंने अभी बताया ये OH है, यहाँ CHO है, तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन है विद इन द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m की वैल्यू 0 है, क्या वो s ऑर्बिटल होता है? नहीं, वो pz भी हो सकता है, dz² भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है। ClF3 नॉन पोलर है, गलत, ये पोलर है, इसकी इस तरह की शेप होती है, तो ये पोलर है, ये देखिए ये पोलर है। तो उसके बाद ऑप्शन ये हमारा क्या है, करेक्ट है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल इसके इक्वल होता है, ऐसा कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, सो दैट कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया। थैंक यू सो मच।